हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं बाबू क्लास 12th के हिस्ट्री मोस्ट MVVI 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट से बच्चे जुड़ जाएंगे। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज जो है अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री, जिसका नाम है बाबू B.F. लिम्बी, उनके द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। अमेरिका का जो प्रख्यात जो रसायन शास्त्र के जो वैज्ञानिक थे ना, B.F. लिम्बी, उनके द्वारा जो है कार्बन 14 की विधि की खोज की गई थी। और इनमें कहा गया कि तिथि निर्धारण, जो डेट होती है ना, उसको निर्धारित करने की जो वैज्ञानिक की जो विधि थी उसे ही कार्बन 14 की विधि कहा गया था। ठीक है, इतना ही नहीं बाबू, कहते हैं कि इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, जितने भी वस्तुएं हैं, उनके जो जीवित हैं उनके अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है मौजूद है। ठीक है, लेकिन मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर हो रहता है। लेकिन जो भी व्यक्ति मर जाते हैं, जो भी प्राणी मर जाते हैं, इस संसार से चले जाते हैं, तो उस समय उसके शरीर में जो कार्बन की मात्रा है वो स्थिर हो जाता है। कार्बन 12 की जो मात्रा है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन कार्बन 14 जो है धीरे 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 जो है घटने लगता है, क्षय होने लगता है। और फिर हम कहते हैं कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। सभी को समझ में आ गया ना बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व जो है बाबू, ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और कहते कि खनन के द्वारा, खनन का मतलब खोद करके धरती के अंदर से, समझ रहे हो ना, खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी का मतलब धरती हो गया, धरती के गर्भ से निकले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पदार्थ जो है छुपे हुए हैं। जैसे में कोयला हो गया, सोना हो गया, पेट्रोल हो गया, पानी हो गया, है कि नहीं। तो जब हम खोद करके उन चीज़ों को निकालते हैं ना, वही खुदाई ही चीज़ जो को हम पुरातत्व कहते हैं। जो खुदाई करते हैं उनको ही हम लोग पुरातत्व कहते हैं। और यह जो है बाबू संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ ही होता है खोदना। चलो सभी बच्चों के समझ में आ गया ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे बाबू सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। जो हड़प्पा की जो सभ्यता है ना, उसके सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि बाबू हड़प्पा सभ्यता जो है, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क व्यवस्था है वो बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा की जो सड़क थे ना वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ की सड़कें, कहाँ की, हड़प्पा की, पक्की ईंटों से बनी हुई थी। हड़प्पा की जो सड़कें हैं पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इतना ही नहीं, सड़क के दोनों किनारों में नाले बने हुए थे।
जो सड़क थे वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के जो सड़क थे उनके दोनों किनारों पर, ठीक है, नाले बने हुए थे। जब भी बारिश वहाँ पर होता था ना, तो वो जितने भी रोड पे पानी होते थे बाबू, वो पानी जो है नाले के माध्यम से बह जाते थे, समुद्र में चले जाते थे। और इतना नहीं, वो जो सड़क था, सड़क के जो किनारे में जो नाले बनाए थे उनके ऊपर ही चबूतरा बनाया गया था। जैसे हम बताते हैं कि मान लो कि ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, ये आपका रोड हो गया। इस रोड के जो है इस साइड में नाला बनाया गया था, ये हो गया आपका नाला, और इस साइड भी जो है आपका नाला बनाया गया था। इसी नाले के जो ऊपर है चबूतरा बनाया गया था बाबू, क्या चीज, चबूतरा बनाया गया था। और इस पर, ठीक है, और कहा इसमें कि सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने हुए थे, और जो बड़ी बड़ी जो सड़कें थे ना, वो छोटी छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था। जो सबसे बड़ा जो सड़क था, उन सड़क से छोटे छोटे, जैसे गांव होते ना हमारे, एक मुख्य जो है रोड होता है, उनसे हम लोग गांव में फिर ले जाते हैं रोड को, उसी प्रकार। लेकिन वो जो रोड होते थे, जो सड़क होते थे बाबू, वो समकोण टाइप के बने होते थे, यानी 90 डिग्री के, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था है वो काफी ही अच्छा था, बहुत ही उत्तम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू आपका, कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। जो हड़प्पा सभ्यता है उनके विस्तार पर प्रकाश डालना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में एकदम विस्तार से बताना है, ठीक है। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था बाबू, वो था आपका 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का जो कुल जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा जो सभ्यता है वो पूरे जो विश्व है उनमें से सबसे प्राचीनतम, मतलब सबसे पुराना सभ्यता है। कौन सा, हड़प्पा। और यहाँ की जो उत्तर दिशा में, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा के उत्तर साइड में बाबू कश्मीर, ठीक है, उत्तर साइड में कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में जो है बलूचिस्तान, और पूरब में आलमगीरपुर स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसके उत्तर साइड में कौन सी जगह स्थित है, तो कश्मीर है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, और पश्चिम में बलूचिस्तान, आलमगीरपुर किस ओर है, पूरब की ओर, ठीक है। और कहते कि यह जो क्षेत्र था, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था, यह पूरा क्षेत्र जो है एक त्रिभुज के आकार के रूप में दिखाई देता था, बिल्कुल त्रिभुज के जैसा, मानो कि ये 3 कोनों से मिलके बना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और कहते हैं बाबू कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था, इतना था, ठीक है। सही बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लिखें। आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये चीज बताना, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण था। पहला कारण यह था कि वहां पर बाढ़ आने की, ठीक है। और दूसरा कारण था बाबू कि विदेशी लोग जो थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था हड़प्पा पर, ठीक है। सब लोग चाहने लगे कि यह जो है मेरा ही हो जाए, भूस्खलन होने लगी, महामारी होने लगी, ठीक है, और भूकंप भी आने लगे उस जगह पर, ठीक है। यही सब उसके पतन का कारण था, मैंने चीज यही था, क्योंकि आज भी कई जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालें। जो हड़प्पा है, हड़प्पा की जो सभ्यता है, वहां पर जो सिंचाई के बारे में, उनके बारे में बताना है आप लोगों को। तो कहते हैं बाबू कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता में जो सिंचाई की जो व्यवस्था था, जो पानी जो पटाने की खेत में जो व्यवस्था था, वो बहुत ही उत्तम था। और यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ था। यह जो सभ्यता था कहाँ बसा हुआ था, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे, वो नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई करते थे।
नदी जो है उन नदी से नहरों का निर्माण करते थे। नहीं समझे आप लोग? देखिए इसका मतलब ये बाबू, जो बड़े बड़े जो नदी होते हैं ना, उनसे एक छोटा छोटा नहर बना लिया करते थे ताकि वो पानी हमारे खेत तक आ सके। ठीक है। इस सभ्यता में जो है कुआं, तालाबों के द्वारा भी सिंचाई का प्रमाण मिले। मतलब समझा देते हैं आप लोगों को। इसे मान लो कि यह जो है मेरा इस प्रकार से नदियां हैं, ठीक है, यह जो है नदियां हैं। अब मान लो कि मेरा खेत इधर है, इस साइड है खेत, ठीक है। तो इस साइड जब खेत है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से नहरें काटेंगे, यहाँ से हम इस बांध को काट करके इस प्रकार से बीच से काट करके हम अपने खेत तक पानी लाने की व्यवस्था दर्शाएंगे। ठीक है, यही चीज बताया गया। तो कहते हैं कि इस सभ्यता में कुआं एवं तालाबों के द्वारा भी सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो सभ्यता है और इस सभ्यता में जो सिंचाई की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यह भी बताया गया इस सभ्यता में कि जो सिंचाई की जो प्रबंध करते थे वहां पर जो पटाने थे, जब नहर की व्यवस्था नहीं होने लगते थे तो जो कुआं होते थे, कुआं से तालाबों से पानी निकाल करके अपनी खेत की पटाई करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 होगा बाबू। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सही बच्चों को। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा जो सभ्यता है बाबू, उनको मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्या कारण है? कहता है कि यह जो है बिल्कुल सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो मातृ प्रधान सभ्यता है। यह बिल्कुल सही है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो कैसा सभ्यता है? मातृ प्रधान सभ्यता है। क्योंकि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो धरती माँ को उर्वरता मतलब उपजाऊ की देवी मान करके उनकी पूजा करते थे, उपजाऊ। और यहाँ घर की जो मुखिया होती थी वो पिता ना हो करके माता होती थी। हड़प्पा में जो घर के जो मुखिया होते थे ना, वो पिता नहीं, से हम लोगों के घर में जो मुखिया है वो कौन है? पिता है। लेकिन वहाँ जो है माता होती थी। और वहाँ की जो स्त्रियां थी वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, बड़े बड़े चीजें बन सकते थे, आईपीएस ऑफिसर, ये वो फलना ढकना हो गया, समझ रहे हो ना आप लोग। उच्च उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया, वहां पर ये लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, हड़प्पा हो जाएगा बाबू, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता जो है मातृ प्रधान सभ्यता है। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू आपका कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर प्रकाश डालें। जो हड़प्पा जो सभ्यता है उनकी लिपि के बारे में बताना है। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी बाबू? भाव चित्रात्मक। भाव चित्र में जो है कुछ भाव गुण देखने को मिलता था। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ना, उन लिपि जो चित्र है, चित्र में देखने को मिलता था। कहा जाता है कि आज तक कोई भी इतिहासकार, जितने भी इतिहासकार आए गए, वो कोई भी इस लिपि को नहीं पढ़ पाया। कौन सी लिपि को? हड़प्पा सभ्यता की लिपि को। जितने भी इस संसार में इतिहासकार हैं, बड़े बड़े जो हैं, वो भी आज तक इस लिपि को नहीं पढ़ पाया अभी तक अच्छे तरह से। ठीक है, यह लिपि की खास बात यह थी कि यह पहली लाइन जो है दाएं से बाएं की ओर, मतलब इधर से लिखते लिखते स्टार्ट हो गया बाबू, इस प्रकार से इधर से लिख दिया। ठीक है, पहली जो लाइन थी उधर से लिखा जाता था, जिस प्रकार से उर्दू लिखा जाता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से। और बाकी जो लाइन है बाएं से, जैसे हम लोग अभी लिखते हैं इधर से उधर, उस प्रकार से लिखी जाती थी। आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू आपका। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन एकदम देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से।
क्वेश्चन है बाबू कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, टॉप एकदम MVBI क्वेश्चन है बाबू। आप लोग यदि इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में काफी नंबर आपको मिल सकता है हिस्ट्री में। ठीक है, ये मेरा दावा है। ठीक है बाबू, कहा था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इसकी खोज RD बनर्जी ने 1922 में किया था। इसकी खोज RD बनर्जी ने 1922 में किया था। किसके? मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। वहां पर देखा गया था कि मोहनजोदड़ो जो है ना हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये चीज याद रखेंगे आप लोग। हड़प्पा जो सभ्यता था उनमें से सबसे जो बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था। और यहाँ पर मृतकों का टीला मिला। और ये जो मोहनजोदड़ो वो सिंधी भाषा का शब्द है। इसकी खोज RD बनर्जी ने 1922 में किया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ थी। कहाँ की भूमि? मोहनजोदड़ो की भूमि जो है बहुत ही उपजाऊ थी। और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ये बात हमने पहले भी बताया और अभी भी देखने को मिल रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है बाबू वो 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर है। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से हड़प्पा बोलिए या तो हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी बोलिए, कितना है? और 483 किलोमीटर है, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू आपको। 3 नंबर है बाबू की सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन है जो है कई बार लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था। स्थान पर ही सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। याद रखेंगे सभी लोग किस लिए ऐसा हुआ। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा जो नामक स्थान पर ही सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था। इतना ही नहीं, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि यह सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हम लोगों को हड़प्पा शहर से मिली थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली थी वो हड़प्पा शहर से मिली थी। और हड़प्पा सभ्यता का जो महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा जो सभ्यता है बाबू वो सबसे महत्वपूर्ण नगर है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। चलो ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। ठीक है, तो ये बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू एक बार। चलिए ले लिए, चलिए दूसरा ले लेंगे सही बच्चे। चलिए।